तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप सबको पता है कि जो हमारा बजट है 2024 का वो आ चुका है। वो 23 जुलाई को आया था। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि वो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हर एक पर्सन को पता होने चाहिए हमारे बजट के बारे में, आज इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो ये वीडियो उसी के रिगार्डिंग रहेगा, तो आप सब बने रहिए इस वीडियो के साथ ताकि आपको वो चीज़ें पता लगे। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि बजट होता क्या है। बजट बेसिकली कुछ नहीं होता, गवर्नमेंट की कितनी रिसिप्ट्स हैं और कितने एक्सपेंडिचर है, मींस गवर्नमेंट की कितनी इनकम होगी 2024 की और गवर्नमेंट के कितने एक्सपेंडिचर होने वाले हैं, उन्हीं की समरी को क्या बोलते हैं हम, बजट, डिटेल समरी को। फॉर एग्जांपल हमारी मम्मियाँ होती हैं घर पे, हमारे पापा की सैलरी को वो प्लान करती हैं, उनको पता होता है कि इतनी सैलरी आने वाली है, तो वो उसको उस अकॉर्डिंगली खर्च करती हैं कि हमारा जो पूरे महीने का है वो चल सके। तो यही गवर्नमेंट करती है। गवर्नमेंट भी अपनी रेवेन्यूज को देखती है और अपने एक्सपेंडिचर को उसी अकॉर्डिंगली प्लान करती है। तो बजट जो था, वो हमारा जो बजट था वो आया था 23 जुलाई को, जो कि पेश किया गया था हमारी पार्लियामेंट के अंदर। और पेश किया गया था किसके द्वारा, निर्मला सीतारमन जी, जो हमारी है फाइनेंस मिनिस्टर। जब भी बजट पेश किया जाता है तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल रहता है वो रहता है आर्टिकल 266। उसके बिना अप्रूवल के कभी भी बजट पेश नहीं किया जाता पार्लियामेंट के अंदर। जो है बजट शब्द हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, उसको बोला जाता है इट एज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बजट इज नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, द कॉन्स्टिट्यूशन रेफर्स टू इट एज ए एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बजट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा गया है, इसको क्या बोला जाता है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आर्टिकल 1112 टू 1117 इन द कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ फाइनेंशियल मैटर्स। जितना भी फाइनेंशियल मैटर होता है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल हैं 112 से लेकर 117 डील करता है। और आर्टिकल 114 सब क्लोज 3 of the constitution stipulate that no amount can be withdrawn from the consolidated fund without the enactment of a law। विदाउट इनैक्टमेंट लॉ के आप कोई भी कंसोलिडेटेड फंड में से एक सिंगल अमाउंट, सिंगल पेनी भी विड्रॉ नहीं कर सकते। द लॉन्गेस्ट बजट स्पीच इन टर्म्स ऑफ वर्ड काउंट इज 18,650 वर्ड्स गिवन बाय मनमोहन सिंह। जो सबसे हमारा लंबा बजट की स्पीच थी, अगर मैं बात करूँ वर्ल्ड काउंट की, तो वो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर द्वारा दिए गए थे, जो कि थे मनमोहन सिंह जी। और जो हमारी लॉन्गेस्ट बजट स्पीच है इन टर्म्स ऑफ आवर्स, तो वो दी गई है हमारी निर्मला सीतारमन जी द्वारा इन 2020 के अंदर। तो अब हम जानेंगे कि बजट में जो गवर्नमेंट की रेवेन्यूज़ होते हैं और गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो होते क्या और वो कहाँ से आते हैं। बजट होता है वो बेसिकली दो हिस्सों में डिवाइड होता है। एक साइड होती है उसकी रिसिप्ट साइड और एक साइड होती है एक्सपेंडिचर। रिसिप्ट्स मीन गवर्नमेंट की जितनी भी इनकम होती है और एक्सपेंडिचर मीन गवर्नमेंट की जितने भी एक्सपेंस होते हैं। तो रिसिप्ट भी जो गवर्नमेंट की होती है वो दो तरीके की होती हैं। एक होती है रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट वो रिसिप्ट होती है जितनी भी इनकम जो गवर्नमेंट होती है वो टैक्स से, इनकम टैक्स से, ट्रैफिक चलान से, कॉर्पोरेट टैक्स से जो भी पैसा आता है उसको बोलते हैं हम रेवेन्यू रिसिप्ट। और जो इस साल का रहा है 31.3 लाख करोड़ की रिसिप्ट रही है हमारी। और सेकंड जो होती है रिसिप्ट होती है वो होती है कैपिटल रिसिप्ट। और कैपिटल रिसिप्ट का मतलब होता है जैसे कि जो भी हम कई बार जो गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं उसको हम बेच देते हैं, उनका शेयर प्राइवेट को दे देते हैं, या फिर हम कोई लोन ले लेते हैं, तो जितना भी वो पैसा आता है उसको हम बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट। और जो इस बार की हैं वो कितनी रही है हमारी, जो कैपिटल रिसिप्ट से जो हमें पैसा आने वाला है वो रहा है 16.9 लाख करोड़ रुपीज़। तो अगर मैं रिसिप्ट की बात करूँ, तो अगर मैं इन दोनों का टोटल करूँ, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट का, तो वो बनता है 31.3 प्लस 16.9 इज इक्वल्स टू 48.2 लाख करोड़ रुपीज़ का हमारा जो है इस बार रिसिप्ट्स होने वाली हैं। तो अब मैं बात करूंगी एक्सपेंडिचर की। एक्सपेंडिचर मींस जितना भी गवर्नमेंट का खर्चा होने वाला है। तो एक्सपेंडिचर भी दो तरीके का होता है, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है जितनी भी गवर्नमेंट सैलरीज देती है, एम्प्लॉयज़ को वेजेस देती है, पेंशन देती है, आर्मी को जितनी सैलरीज देती है, जितना भी गवर्नमेंट एक्सपेंस करती है उसको क्या बोलते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोला जाता है। तो उसके अंदर क्या आता है कि वो जो इस बार खर्चा रहने वाला है वो गवर्नमेंट का है 37.1 लाख करोड़ रुपीज़ का। और जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर मीन्स जिससे भी गवर्नमेंट की एक एसेट क्रिएट होती है। फॉर एग्जांपल इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा कर दे, वो रोड्स पे कर दे, हॉस्पिटल पे कर दे, स्कूल्स पे कर दे, यूनिवर्सिटीज़ पे कर दे, तो वो सारा जो खर्चा होता है उसको बोलते हैं हम कैपिटल
एक्सपेंडिचर, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। और उसका जो रहने वाला है इस बार कैपिटल एक्सपेंडिचर से जो गवर्नमेंट ने बोला है वो बोला है 11.1 लाख करोड़ रुपीज़। और 4% जो एक्स्ट्रा जाने वाला है वो जाने वाला है बिहार को फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो बेसिकली जो इसका फिगर है ये कितना होगा 37.1 प्लस 15%, अप्रॉक्सीमेटली ये जाने वाला है 52%। जो हमारा बजट रहा है बेसिकली जो हमारी रिसिप्ट थी वो कितने परसेंट थी, जो हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट थी वो थी 31.3 लाख करोड़ रुपीस, और जो हमारी कैपिटल रिसिप्ट थी वो थी 16.9। तो अगर मैं इन दोनों का सम अप करूँ तो वो बनता है 48.2%। और वहीं अगर मैं बात करूँ एक्सपेंडिचर की तो जो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था वो रहा था 37.1, और जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर था वो रहा था 15.1। तो मैं देखती हूँ उसका टोटल बना 52.2%। तो हम देखते हैं कि हमारा जो रिसिप्ट है वो है कम और जो हमारा एक्सपेंडिचर है वो है ज़्यादा। जब रिसिप्ट ज़्यादा हो, जब हमारा एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है और रिसिप्ट कम होती है तो उसको बोलते हैं फिस्कल डिफिशिट। तो हमारा जो बजट है बेसिकली क्या है, वो फिस्कल डिफिशिट है। और इस बार का जो हमारा बजट है वो कितने परसेंट से फिस्कल डिफिशिट है, वो है 4.9% से, जो भी एक बहुत ही अच्छी फिगर है हमारे 2024 के बजट में कि इतना डिफिशिट होता है वो अच्छा माना जाता है। जो ग्लोबली इन्वेस्टर्स होते हैं वो यही देख के हमारी इकॉनमी में इन्वेस्ट करते हैं। तो ये हमारा काफ़ी अच्छी फिगर रही है 4.9। हम डिटेल में कंपोनेंट्स जानेंगे कि रेवेन्यू के कौन से कंपोनेंट्स हैं और क्या बोलते हैं हमारे एक्सपेंसेस के कौन से कंपोनेंट्स हैं, एक्सपेंडिचर के जो कंपोनेंट्स हैं उनको हम डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे रिसिप्ट्स के कंपोनेंट्स। तो जो हमारा, अगर मैं एग्जाम्पल से समझाती हूँ कि हम मानते हैं कि गवर्नमेंट की जो इनकम है वो है 100 रुपीज़, है ना, मतलब 100 रुपीज़ उसको इस साल आने वाले हैं। तो कहाँ से कितना परसेंट, मतलब कितना पैसा आएगा वो हम इस बार जानेंगे। तो अगर मैं बात करूँ इनकम टैक्स से आएंगे 19 रुपीज़। अगर मैं बात करूँ बोरिंग्स एंड अदर लाइबिलिटी से, उससे आएंगे 27 रुपीज़। यूनियन एंड एक्सरसाइज ड्यूटी से आएंगे 5 रुपीज़। जीएसटी एंड अदर टैक्सेस से आएंगे 18 रुपीज़। कॉर्पोरेट टैक्स से आएंगे 17 रुपीज़। कस्टम ड्यूटी से आएंगे 4 रुपीज़। 1 रुपी आएगा नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट से, और 9 रुपीज़ आएंगे नॉन टैक्स रिसिप्ट से। तो ये हमारा जो मिला के जो इसका सम अप करेंगे तो ये बनेगा हमारा 100। तो ये जो पैसा है ये होगी गवर्नमेंट की इनकम। तो मैंने रुपीज़ के एग्जांपल से समझाया, बेसिकली ये परसेंटेज था। 19% इनकम टैक्स से, 5% यूनियन एक्साइज ड्यूटी से, 18% जीएसटी से, 17% कॉर्पोरेट टैक्स से, उसके अंदर 27% बोरिंग्स एंड अदर लाइबिलिटी से, 9% नॉन टैक्स रिसिप्ट से, 1% नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट से एंड 4% कस्टम ड्यूटी से। ऐसे ही जानेंगे हम गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर के। अगर गवर्नमेंट का 100 रुपये एक्सपेंडिचर है तो वो मतलब कहाँ गवर्नमेंट खर्च करने वाली है। तो गवर्नमेंट अपना 100 रुपीज़ में से 19 रुपीज़ जो देगी वो देगी इंटरेस्ट पेमेंट पे, 16 रुपीज़ जो देगी वो देगी सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स पे, जो भी उसने सेंट्रल लेवल पे स्कीम्स चलाई हैं। 6 रुपीज़ देगी सब्सिडीज़ पे, 8 रुपीज़ देगी डिफेंस पे, 21 रुपीज़ देगी स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस पे और ड्यूटीज़ पे, 9 रुपीज़ देगी फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर्स को, 8 रुपीज़ देगी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड्स को, और 9 रुपीज़ देगी अदर एक्सपेंडिचर को, 4% देगी पेंशन्स को। तो ये रहा गवर्नमेंट का 100 रुपीज़ का खर्चा बेसिकली। कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहे थे इस बजट के जो मैं बताती हूँ आपको। थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताती हूँ। वी नीड टू फोकस ऑन डिफरेंट क्लास, द पुअर, वुमेन, यूथ एंड द फार्मर। इस बजट में ये बोला गया कि हमें जो ज़्यादा फोकस करना है, कौन सी क्लास पे करना है, पुअर पे, वुमेन्स पे, यूथ पे और फार्मर्स पे। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है वी अनाउंस्ड हायर मिनिमम सपोर्ट प्राइजेस फॉर ऑल द मेजर क्रॉप्स, डिलीवरिंग द प्रॉमिस फॉर द एटलीस्ट 50% मार्जिन ओवर लास्ट ईयर। उन्होंने बोला कि इस बार जो हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा देने वाले हैं, जिनका कितना मार्जिन रहेगा 55% तो एटलीस्ट रहेगा ही रहेगा। उसके बाद पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना वॉज एक्सटेंडेड फॉर 5 years, बेनिफिटिंग मोर देन 80 करोड़ पीपल। जो कोरोना के टाइम पे एक मोदी जी योजना लेके आए थे, पीएम गरीब कल्याण, प्राइम मिनिस्टर गरीब कल्याण अन्न योजना, उसको एक्सटेंड कर दिया गया है 5 साल के लिए।
Special package for Bihar government has allocated rupees 26,000 crore for various road projects, airport, medical colleges, sports, infrastructure in Bihar to foster all round डेवलपमेंट। बिहार को स्पेशल पैकेज दिया गया है ताकि, और वो कितने रुपीज़ का है, 26,000 करोड़ रुपीज़ का, ताकि वो बहुत सारे अलग अलग प्रोजेक्ट लगा सके, जैसे कि रोड प्रोजेक्ट्स हो गए, एयरपोर्ट हो गए, मेडिकल कॉलेजेस हो गए, स्पोर्ट्स हो गए, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गए। उसके बाद में जो पॉइंट है वो है द सेंटर विल बी डेवलप अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान कॉल्ड पूर्व अयोध्या टू फोस्टर ऑल अराउंड डेवलपमेंट इन बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। एक गवर्नमेंट ने एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाया है जो कि बेसिकली वो स्टेट्स के लिए है जो इतनी डेवलप नहीं है, जिसमें क्या आती है बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। ये था हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो हम आज इस वीडियो को एंड करते हैं। यही था हमारे बजट के बारे में, इट्स ऑल अबाउट बजट। तो प्लीज़ हमारे चैनल के साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।